हेलो डियर। तो जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि कल हम लोग बायो साइंस का वीडियो किए थे, जिसमें रिवीजन हम लोग किए थे। आज का रिवीजन का यह चौथा वीडियो है और यह हमारा बिहेवियर साइंस में है, जिसमें साइकोलॉजी आता है और सोशियोलॉजी आपके आते हैं। ठीक है, दोनों से एक एक प्रश्न, खूबसूरत प्रश्न हम लोग लेकर आए हैं। ऐसे तो 3-4 प्रश्न हो जाएगा, बट लॉन्ग के हिसाब से देखा जाए तो 2 प्रश्न लेकर आए हैं। अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। देखिए, रिवीजन में हम उसी प्रश्न को ले रहे हैं और लॉन्ग प्रश्न को हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट प्रश्न तो सब लोग लिख ही लेता है 1-1.5 पेज। शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेता है, लॉन्ग क्वेश्चन में फंसता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं और पूरे मार्च भर मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। उसके बाद मार्च जैसे ही ख़त्म होगा, मैं बंद कर दूंगा 2022 से 23 के लिए क्लास बंद कर दूंगा, और 1 अप्रैल से आपका न्यू क्लास शुरू होगा, जो आपके 23 से 24 के लिए होगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो अभी जितने भी समय है 1 महीना देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, बहुत खूबसूरत प्रश्न है। आप लोग देखिएगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बहुत खूबसूरत प्रश्न है आपके सामने। देखिए, मोटिवेशन, मोटिवेशन को हम लोग प्रेरणा कहते हैं, या इसी को अभिप्रेरणा कहते हैं। समझ गए? और इसी मोटिवेशन को प्रकार को बताना है। ठीक है, अब ये मोटिवेशन को प्रकार हम लोग जो पढ़ेंगे, अब ये जो देखिए, प्रेरणा और एक होता है मोटिव। मोटिव मतलब होता है प्रेरक, जो आपको प्रेरित करे। तो प्रेरित कौन करेगा? प्रेरणा ही प्रेरित करता है। समझ गए ना? तो प्रेरणा अलग अलग प्रकार के होता है, वो मोटिव्स भी बन जाएगा। समझ गए? जैसे एक्सप्लेन जो है बायोलॉजिकल, सोशल और पर्सनल मोटिव्स, मतलब वे सभी प्रेरणा जो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, ऊर्जावान बनाता है, शक्तिवान बनाता है, वह प्रेरक कहलाता है। समझ गए? जैसे कोई व्यक्ति आपको उत्साहित करेगा कि तुम इससे कर सकते हो, करो करो, मतलब आपको क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। तो वो व्यक्ति एक प्रकार से प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा आपके लिए, यानी वह प्रेरक हो जाएगा। तो जहाँ से आपको स्रोत मिले, जिस भी प्रेरणा से आपको स्रोत मिलता हो, जहाँ से भी आपको स्रोत मिलता हो आगे बढ़ने के लिए, ऊर्जावान होने के लिए, अपने लक्ष्य के प्राप्ति करने के लिए, वह सब के सब जो है आपके हो जाते हैं क्या चीज़? मोटिव्स हो जाते हैं, प्रेरक हो जाते हैं। समझ गए? और जहाँ से मिलता है वह प्रेरणा रहता है। समझ गए चीज़ों को? माइनर इसमें डिफरेंस है प्रेरणा और प्रेरक में। प्रेरक मतलब जो प्रेरित करता हो आगे बढ़ने के लिए, जो प्रेरणा देता हो वह प्रेरक हो जाएगा। प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला। समझ गए? तो ये दोनों में यही अंतर है। समझ गए? चलिए, अब हम चाहे आपसे ए पूछ दे प्रश्न, चाहे ए पूछ दे, आपको बताना है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले यहाँ पे समझिए, प्रेरणा, मोटिवेशन होता क्या है। देखिए, मोटिवेशन, प्रेरणा एक प्रबल यानी एक शक्ति है, एक आंतरिक शक्ति है व्यक्ति को, जो व्यक्ति में इच्छा शक्ति को क्या करता है? जागृत करता है। जो जागृत होने के बाद व्यक्ति अपने स्वेच्छा से कार्य को करने के लिए जो है आगे बढ़ता है, जो उससे प्रेरणा उत्पन्न होता है। समझ गए? ताकि विशिष्ट उद्देश्य, मतलब कोई भी काम के उद्देश्य के लिए, पूर्ति के लिए यह मिलता है। जैसे आपको कोई कहे, बहुत ज़्यादा आपको उत्साहित कर दे कि फलना काम करना है, तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति आपके अंदर ऊर्जा भर रहा है। समझ गए? वो आपको आपके स्वेच्छा, आपके मन से, ठीक है, आपको मन से आपके काम को ऊर्जा भर के आपसे करवा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि आप अपने स्वेच्छा से, आप अपने ऊर्जा जनरेट हो रहा है, आपका मन में जागृति, इच्छा शक्ति पैदा हुआ है, जिससे आपको एक अलग एनर्जी मिल रहा है, जो आपको प्रेरणा का काम कर रहा है आपके लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उद्देश्य के साथ काम करने के लिए। समझ गए? तो यही प्रेरणा होता है। मोटिवेशन अगर नहीं समझे तो फिर से समझिए। मोटिवेशन का अर्थ है किसी व्यक्ति के लक्ष्यों उन्मुख, मतलब गोल ओरिएंटेड व्यवहार को सक्रिय या ऊर्जान्वित करना। मतलब मोटिवेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि व्यक्ति के लक्ष्य के तरफ व्यवहार को सक्रिय करना, ऊर्जान्वित करना। मतलब जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, और ये कि यहाँ पे है, ये व्यक्ति को काम करना है, कोई चीज़ प्राप्त करना है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? इसको जो है लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, गोल को पाने के लिए, इसके व्यवहार में, इसके एनर्जी में जो है क्या करेगा? एक्टिव कर देगा, एनर्जी भर देगा, जिससे यह अपने लक्ष्य की तरफ उन्मुख हो जाएगा, गोल की तरफ ओरिएंटेड हो जाएगा और अपने गोल को पाने के लिए काम करेगा। तो यही अभिप्रेरणा होता है, मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन का अर्थ होता है कि व्यक्ति को लक्ष्य की ओर व्यवहार, लक्ष्य को पाने के लिए व्यवहार को सक्रिय या ऊर्जान्वित करना, मतलब ऊर्जा से भर देना, यही मोटिवेशन होता है। समझ गए?
अब देखिए, प्रेरणा को कई मनोवैज्ञानिक जो है साइकोलॉजिस्ट है अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित किया। अब ये प्रेरणा जो है अलग अलग तौर पे मनोवैज्ञानिक लोग परिभाषित किए। कैसे परिभाषित किए? तो उनमें एक गिलफोर्ड थे। गिलफोर्ड ने कहा कि प्रेरणा का मतलब होता है वह विशेष आंतरिक अवस्था जो क्रिया को शुरू करने एवं बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही बात है। गिलफोर्ड ने कहा कि प्रेरणा का मतलब होता है कि ऐसे विशेष आंतरिक अवस्था से, इंटरनल कंडीशन से, जो व्यक्ति के काम को बनाए रखने, काम को करने के लिए ज़रूरी होता है। अब मानिए कोई व्यक्ति थका-थका सा महसूस कर रहा है, समझ गए? उसके अंदर इतना ज़्यादा क्षमता, इतना ज़्यादा शक्ति, ऊर्जा नहीं है कि वह आगे जो है और अपने काम को बढ़ा सके, अपने लक्ष्य की ओर जा सके। तो मोटिवेशन, प्रेरणा कहीं न कहीं से आपको मिलता है, चाहे कोई आदमी देगा, चाहे किसी कहानी से हो, चाहे किसी फ़िल्म से हो, किसी भी चीज़ से आपको प्रेरणा मिल सकता है और वह प्रेरक होगा जहाँ से आप प्रेरणा लेंगे, समझ गए? तो ये प्रेरणा व्यक्ति के अंदर एक अलग ऊर्जा, एक अलग शक्ति, एक आंतरिक बल जो है व्यक्ति को प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति के अंदर ऊर्जान्वित महसूस होता है, व्यक्ति को कार्य बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है यह प्रेरणा, समझ गए? तो यही होता है आपका गिलफर्ड के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा कि प्रेरणा एक ऐसी कंडीशन, ऐसी अवस्था है जो उसे विशेष प्रकार के व्यवहार और निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। यह भी विशेष बहुत अच्छा है। वुडवर्थ ने कहा कि प्रेरणा एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी अवस्था है जो किसी व्यक्ति के विशेष प्रकार के व्यवहार और निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे हमको पता है कि हमको जो है मतलब 100 मीटर दौड़ना है, तो 100 मीटर दौड़ने के लिए हम अगर असमर्थ हैं, तो हमारे अंदर प्रेरणा कहाँ-कहाँ से मिलेगा? तो एक ऐसा हमारे अंदर एनर्जी आना चाहिए, एक ऐसा हमारे अंदर आंतरिक बल आना चाहिए, जो हम अपने 100 मीटर दौड़ के पूरा करने में सहायता करे। तो वह अब जो बल होगा कहीं से भी मिल सकता है, कोई आदमी आकर आपको जो है ऊर्जान्वित कर सकता है, ठीक है? कोई प्रोत्साहित देगा, "करो, करो, दौड़ो, दौड़ो, थोड़ा देर और है, थोड़ा देर और है।" आपके अंदर एक अलग एनर्जी जगेगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्रेरणा एक बेसिकली आपके अंदर ऊर्जा ऊर्जा भरता है, ऊर्जान्वित कर देता है आपको, ठीक है? और आपके लक्ष्य की ओर उन्मुख कर देता है, लक्ष्य की ओर बढ़ाता है, समझ गए? तो यही हमारा प्रेरणा होता है। समझ गए चीज़ों को? चलिए, प्रेरणा समझ गए। अब प्रेरक, अब देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रेरणा होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा, ऊर्जान्वित करेगा, आपके अंदर ऊर्जा भरेगा। लेकिन वह प्रेरणा कहाँ से मिल रहा है, समझ गए ना? वो प्रेरणा कहाँ-कहाँ से मिल रहा है, तो जहाँ-जहाँ से प्रेरणा आपको मिलेगा, वह प्रेरक के रूप होगा, समझ गए? तो आगे यह प्रेरणा के विभिन्न प्रकार के स्रोत पूछेगा या प्रेरक के प्रकार पूछ लेगा, ठीक है? तो जहाँ से प्रेरणा मिलता है वही प्रेरक होगा, समझ गए? सीधी-सी बात है। तो टाइप ऑफ मोटिव जो होता है, टाइप ऑफ मोटिव्स जो होता है, वह आपके प्रेरक होते हैं, ठीक है? प्रेरक मतलब जहाँ से प्रेरणा मिलता हो वह प्रेरक होगा, समझ गए? तो प्रेरक के अलग-अलग तौर पर हम वर्गीकृत करते हैं, कैसे? देख लीजिए। पहला है बायोलॉजिकल या प्राइमरी मोटिव्स, ठीक है? बायोलॉजिकल मतलब होता है जो व्यक्ति से रिलेटेड हो, जो व्यक्ति के लिए ज़रूरी हो और वहाँ से जो प्रेरणा मिलेगा व्यक्ति को, वह जो है आपका बायोलॉजिकल या उसी को प्राथमिक प्रेरक कहते हैं। ये आधारभूत प्रेरक होते हैं। बायोलॉजिकल प्रेरक जो होता है यह आधारभूत होता है, जो व्यक्ति के जीवन में आवश्यक होते हैं, बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। जैविक प्रेरक जन्मजात होते हैं, मतलब जैविक प्रेरक व्यक्ति के जन्म से ही जो है ज़रूरी होता है। जैविक प्रेरक इस प्रकार है, ठीक है? तो जैविक जो प्रेरक होता है यह बेसिक नीड्स होता है व्यक्ति के लिए, यह व्यक्ति के से संबंधित, व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है, जो जन्म के समय से ही जो है व्यक्ति के लिए मौजूद होता है और जो निम्न प्रकार है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहला है भूख। सबसे पहले प्राथमिक प्रेरक, यदि व्यक्ति की भूख संतुष्ट है तो उसका क्रिया और प्रक्रिया समान रहती है, एवं यदि भूख से असंतुष्ट है, व्यक्ति को भूख लगा हुआ है, तो उसका व्यवहार में परिवर्तन आता है, काम करने का मन नहीं करेगा, आगे बढ़ने का भी मन नहीं करेगा। तो भूख एक ऐसा प्रेरक है जो आपको चाहे तो आपके लक्ष्य की ओर आगे भी बढ़ा सकता है और भूख लगा रहेगा तो आपको नीचे भी खींच सकता है। तो भूख एक बायोलॉजिकल प्रेरक है जो व्यक्ति को प्रेरित करता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी बल भरता है कि चलो थोड़ा देर और जो है हम लोग लगाते हैं एनर्जी। तो भूख एक प्रकार के बायोलॉजिकल प्रेरणा है, ठीक है? जो व्यक्ति को आगे बढ़ने, लक्ष्य बढ़ने की ओर मदद करता है। दूसरा है प्यास।
अधिक समय तक व्यक्ति प्यास पूरा नहीं होने पर वह विचलित हो जाता है। अब मानिए हम कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्यास लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। प्यास का एक ऐसा सीमा आएगा जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं लेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। तो प्यास आपके अंदर एक प्रकार से एनर्जी भी जगाएगा, बल भी देगा, और अगर प्यास बहुत गहरा लग गया है तो बिना पिए हुए आप आगे काम नहीं कर पाएंगे, विचलित हो जाएंगे। तो यह प्यास एक प्रकार से जो है आपके बायोलॉजिकल प्रेरणा में आता है, जो व्यक्ति से जन्मजात होता है, जुड़ा रहता है, ठीक है। सोना, सोना एक बायोलॉजिकल क्रिया है, व्यक्ति के जीवन से जैविक क्रिया है, व्यक्ति के जीवन में यह चलते रहता है। तो स्लीप, निद्रा, अब हम लोग अगर आवश्यक मात्रा में नींद न ले तो थकान होगा, आलसी आलसी से बना रहेगा, ठीक है, और आपके दिन के समय नींद लगेगा, तो जिससे आप अपने समय अपने कामों में संतुलन नहीं बना पाएंगे, कुछ समायोजन उत्पन्न हो जाएगा। तो निद्रा बहुत ज़रूरी है आपके आगे लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, आपके अंदर प्रेरणा भरने के लिए सही नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके अंदर नींद है, नींद आता है, तो आवश्यक मात्रा में नींद लेना चाहिए, वरना यह नींद जो है आपके लिए गड़बड़ी उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो तीसरा है नींद, नींद एक प्रकार से बायोलॉजिकल प्रेरणा है। चौथा है शारीरिक तापमान का नियमन। शारीरिक तापमान का नियमन मतलब रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। वातावरण में रहने के कारण शरीर में बाहरी तत्वों को प्रवेश करने पर शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। जैसे गर्मी में गर्मी लगने पर पंखा या एसी चलाकर एवं सर्दियों में गर्म कपड़े पहनकर शरीर के तापमान को समान बनाए रखना। अब जैसे आपको पता है कि गर्मी के समय अगर आप पंखा नहीं चलाएंगे, एसी नहीं चलाएंगे, ठंडे एरिया में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, आपका मन नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा विचलित रहिएगा, ठीक है, काम करने का मन नहीं करेगा। और अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है, आग नहीं जलाइएगा, गर्म कपड़े नहीं पहनिएगा तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा, वहाँ भी दिक्कत है। तो शरीर के तापमान को रेगुलेट करना, नियमन बना के रखना, यह भी आपके बायोलॉजिकल प्रेरणा है, आपको यहाँ से भी प्रेरणा मिलता है, ठीक है। पांचवा है काम उत्तेजना यानी सेक्सुअल। मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार काम उत्तेजना प्रवृत्ति मानव प्रेरकों के सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक है। फ्रायड के अनुसार यह प्रेरक व्यक्तित्व और व्यक्ति के उन्नति एवं सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित करता है। अब सेक्सुअल यानी काम उत्तेजना, सेक्स एक प्रकार के आपके मोटिवेशन है, आपको प्रेरणा देता है, समझ गए, यह एक महत्वपूर्ण प्रेरक होता है जहाँ से आपको प्रेरणा मिलता है, समझ गए। फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक है, सिगमंड फ्रायड, इन्होंने कहा कि यह प्रेरक यानी सेक्सुअल प्रेरक व्यक्ति और व्यक्तित्व के उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, सामाजिक संरचना के लिए जो है बहुत ज़रूरी है यह प्रेरक का होना। तो सेक्स यानी काम उत्तेजना एक आपके बायोलॉजिकल प्रेरक है, ठीक है। छठा है होम्योस्टेसिस, समान अवस्था, सम स्थिति। सम स्थिति कहने का मतलब है कि शरीर में विभिन्न आंतरिक अंग जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि में परिवर्तन आने पर व्यक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता है। जैसे पानी, नमक, ऑक्सीजन आदि की कमी होने पर शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। अतः इन पदार्थों को बाहर से लेने की प्रेरणा उत्पन्न होती है ताकि शरीर का संतुलन बनाए रहे। बायोलॉजिकल प्रेरणा का मतलब होता है कि जैसे सम स्थिति, हमारे बॉडी में बहुत सारे इंटरनल ऑर्गेन है, आंतरिक अंग है, जिसको हमको अपने बॉडी के साथ समान स्थिति में बना कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। संतुलन बना के हर एक व्यक्ति रखता है। अगर मान गए पाचन तंत्र गड़बड़ा गया तो वहाँ भी आपको गड़बड़ होगा, श्वसन तंत्र गड़बड़ा गया वहाँ भी गड़बड़ी हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र गड़बड़ा गया वहाँ भी गड़बड़ी हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से व्यक्ति अपने आप को संतुलन बना के सब रखना चाहता है। जैसे पानी, नमक की कमी होने पर, ऑक्सीजन की कमी होने पर शरीर को पूर्ति के लिए अलग से लेते हैं, बाहर से लेते हैं, और अगर इन सब चीज़ों का गड़बड़ी हो जाए तो व्यक्ति का जीवन भी जो है परेशान हो जाता है। तो इस प्रकार से यह 6 जो है मैंने आपको बायोलॉजिकल बता दिया प्रेरक। अब आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन कौन बायोलॉजिकल प्रेरक है। जैविक प्रेरक है जहाँ से प्रेरणा व्यक्ति को मिलता है कुछ करने का, ठीक है। प्रेरक के मतलब होता है कि जहाँ से व्यक्ति को कुछ, प्रेरक का मतलब होता है कि जहाँ से कुछ व्यक्ति को प्रेरणा मिले कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समझ गए। तो यही आपका प्रेरक है जहाँ से आपको प्रेरणा मिलता है, समझ गए। तो ये चीज़ हो गया, 6 पॉइंट हो गया। अब बी है सामाजिक या द्वितीयक प्रेरक। सामाजिक प्रेरक, सोशल या सेकेंडरी मोटिव्स। अब कुछ ऐसे प्रेरक है जो हमको समाज से मिलता है, ठीक है, समाज से मिलता है, जिसे हम लोग सेकेंडरी मोटिव्स भी कहते हैं, यानी सामाजिक या द्वितीयक प्रेरक भी कहते हैं, ठीक है।
व्यक्ति को समाज से प्राप्त होने वाला प्रेरक सामाजिक प्रेरक कहलाते हैं। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक प्रेरक प्रभावित करता है। सामाजिक प्रेरक इस प्रकार है। कौन कौन से सामाजिक प्रेरक है आप लोग देख लीजिए, जो व्यक्ति को समाज से मिलता है। ठीक है, जैसे प्रशंसा और निंदा। ठीक है, अगर व्यक्ति को अच्छा काम करता है तो देखते होइएगा कि समाज के लोग उससे जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या करता है, प्रशंसा करता है, पसंद करता है उसे, जिससे व्यक्ति को अपने आप लगता है कि हम एक अच्छा आदमी हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। यही कारण है कि लोग हमें पसंद कर रहा है, लोग हमें प्रमोट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। और अगर एक गड़बड़ आदमी है, जिसका पर्सनालिटी व्यक्तित्व गड़बड़ है, तो उसे लोग निंदा करता है, समझ गए। और निंदा वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वह हमेशा सोचते सोचते रह जाएगा कि लोग हमें क्यों जो है डिमोरलाइज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से समाज में प्रशंसा भी मिलता है और निंदा भी मिलता है। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति को कब प्रशंसा और कब निंदा मिल रहा है। और यह प्रशंसा निंदा एक प्रकार के आपको आगे बढ़ने में भी मदद करेगा, और अगर निंदा मिल रहा है तो मतलब आपको नीचे डोमरलाइज करने में भी मदद करेगा। तो प्रशंसा और निंदा व्यक्ति का समाज से मिलने वाला एक प्रकार का सामाजिक प्रेरक है। ठीक है, दूसरा है प्रभुत्व, पावर। पावर कहने का मतलब है प्रभुत्व जो है समाज की एक प्रेरक है, समाज में पाया जाता है। इनमें मनुष्य दूसरों पर हावी होने या शासन करने की कोशिश करता है, क्योंकि इससे अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। पावर के मतलब क्या होता है? पावर का मतलब थोड़ी ना होता है कि अकेले में कहीं पावर लोग क्यों रखना चाहता है? इसीलिए कि हम दूसरे पर हावी हो सके, हम अपना राज चला सके, हम अपना शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों को डरा सके, ठीक है, अपने अंदर में रख सके। तो प्रभुत्व, पावर का मतलब ही होता है कि शक्ति। ठीक है, शक्ति। तो शक्ति कहीं ना कहीं व्यक्ति को उसके अंदर एक ऐसा आभास जगाता है, एक ऐसा विचार जगाता है, जो व्यक्ति को लगता है कि हम शक्ति से हैं तो हम दूसरों पर हावी हो सकते हैं, शासन चला सकते हैं और राज चला सकते हैं, और यह व्यक्ति को उसके खुद के संतुष्टि दिलाता है। तो कहीं ना कहीं यह पावर भी एक प्रकार के समाज से मिलने वाला एक प्रेरणा है, जो व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि दिलाता है। तीसरा है अनुकरण और सहानुभूति। अनुकरण और सहानुभूति कहने का मतलब है कि अनुकरण द्वारा व्यक्ति सीखता है। अनुकरण मतलब दूसरे के बातों को, दूसरे को कामों को देखकर करना। इससे व्यक्ति सीखता भी है, तथा हर व्यक्ति दूसरों के प्रति कम या अधिक सहानुभूति भी रखता है। अनुकरण एक प्रकार से समाज से मिलने वाला प्रेरणा है, ठीक है, जो व्यक्ति को कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाएगा। सहानुभूति, सिंपैथी, व्यक्ति को जो है एक दूसरे के प्रति समाज में कम या ज़्यादा सहानुभूति भी रखता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अनुकरण और सहानुभूति एक सामाजिक प्रेरणा है। ठीक है, चौथा है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति परिवार एवं समाज से ही आत्मसमर्पण की भावना सीखता है। इसमें वह अपने आप को दूसरों के अधीन कर लेता है एवं उनके आदेशों का पालन करता है। आत्मसमर्पण कहने का मतलब है सेल्फ सबनिमेशन। मतलब अगर हम कोई गलती कर लेते हैं तो दूसरे के सामने माफ़ी मांग लेना, मतलब उनके आदेशों का पालन करना। ठीक है, हमें ये लगे कि हम गलती कर चुके हैं तो दूसरे के सामने दूसरों के अधीन कर लेते हैं, ठीक है, और उनके आदेशों का पालन करते हैं। इससे होता यह है कि आप अपने गलतियों का पछतावा करते हैं तो सामने वाला आपको एक और मौका देगा सुधरने का। तो आत्मसमर्पण समाज से मिलने वाला एक प्रेरणा है, जो व्यक्ति को ये सिखाता है कि अपने गलतियों को कैसे मानना चाहिए और अपने गलतियों को कैसे स्वीकार करके दूसरे को सामने जो है सब्लिमेट कर देना चाहिए। ठीक है, पांचवा है सामाजिक स्वीकारता, सोशल अप्रूवल। समाज में व्यक्ति वही कार्य करता है जो समाज द्वारा स्वीकार होते हैं एवं समाज द्वारा अस्वीकार कार्य करने से बचता है। जैसे हमारे समाज में लोग इंटरकास्ट मैरिज को बहुत गड़बड़ मानते हैं, तो यही कारण है कि लोग जो है दूसरे जाति में शादी नहीं करना चाहते हैं, और समाज में वही काम होता है, मतलब एक अपने कास्ट में शादी करना। तो यह समाज इसे स्वीकारता है। यही कारण है कि समाज के स्वीकारता के अनुसार सब लोग काम करते हैं, और यह एक प्रकार से व्यक्ति को गलत कामों से बचाता है। ठीक है, अस्वीकार कार्यों से करने से बचाता है। तो सामाजिक स्वीकारता बताता है कि कौन से काम करना चाहिए समाज के लिए, कौन से काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, छठा है आक्रामकता, मतलब एग्रेसिव। आक्रामकता का मतलब होता है कि इसमें व्यक्ति दूसरों पर आक्रमण करके या अभद्र भाषा का प्रयोग करके उसे चोट पहुंचाना या नष्ट करना चाहता है। अब आक्रामकता भी समाज से ही मिलने वाला एक प्रेरणा है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति सीखता है कि कैसे दूसरों पर आक्रमण करना है, दूसरों पर अभद्र भाषा बोलना है, दूसरे को चोट पहुँचाना है, नुकसान पहुँचाना है। यह कहीं ना कहीं समाज से ही मिलने वाला एक प्रेरणा है, एक मोटिव है जो व्यक्ति को मिलता है। ठीक है, आक्रामकता हो गया। सातवां है अर्जनात्मक, मतलब एक्यूस्टिवनेस। ठीक है, एक्यूसिटिवनेस। ठीक है, इस प्रेरक में व्यक्ति आकर्षक एवं उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। क्या चाहता है?
इस प्रेरक में अर्जन का मतलब क्या होता है? अर्जन करना, मतलब कुछ न कुछ उपार्जित करना। तो इस प्रेरक में व्यक्ति आकर्षक एवं उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। अलग अलग समाज व संस्कृतियों में अर्जनात्मक की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। अर्जन का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें प्राप्त करना। तो सब व्यक्ति कुछ न कुछ अपने समाज से कोई ना कोई चीज़ प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। तो सातवां हो गया अर्जनात्मक, जो कि एक सामाजिक प्रेरक है, ठीक है। तो ये मैंने 7 सामाजिक प्रेरक जो समाज से मिलने वाला है मैंने बता दिया। अब आपको इसको अच्छे से समझना था, ठीक है। आगे है, अब हमारा तीसरा जो प्रेरक का प्रकार है जो बांटा गया है वो है व्यक्तिगत प्रेरक। व्यक्तिगत प्रेरक का मतलब होता है कि जो व्यक्ति से ही रिलेटेड हो, जो खुद से रिलेटेड हो। तो अलग अलग व्यक्तिगत प्रेरक भी है, जैसे जीवन का लक्ष्य, लाइफ गोल। अब व्यक्ति के जीवन का कुछ, सभी व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तिगत कुछ लक्ष्य होता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं। ये लक्ष्य व्यक्ति के कामों को संचालित करते हैं, ठीक है, और उसे परिश्रम की प्रेरणा प्रदान करते हैं, उससे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अब जीवन में आपके अगर कोई लक्ष्य है ही नहीं तो फिर आपको काम करने का प्रेरणा कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए जीवन में लक्ष्य है तभी आपको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलेगा और वह आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मदद करेगा। तो जीवन का लक्ष्य एक व्यक्ति के खुद से रिलेटेड एक प्रेरणा है जो व्यक्ति को बताता है कि हाँ, हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है तो ऐसे काम करना पड़ेगा। समझ गए? दूसरा है आदत है, हैबिट। हैबिट कहने का मतलब है कि व्यक्ति के आदत, व्यक्ति के अच्छी और बुरी दोनों प्रकार से आदत हो सकते हैं। अच्छी आदतें व्यक्ति को अच्छा बनाता है, सुगम बनाता है, ठीक है, एवं व्यक्ति को प्रगतिशील बनाएगा आगे की तरफ। जबकि दूसरी बुरी आदतें व्यक्ति को लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करेगा, व्यक्ति को नीचे खींचेगा। तो व्यक्ति के खुद से रिलेटेड है हैबिट। हैबिट एक प्रेरक है जो अच्छा होगा आगे बढ़ाएगा, जो गड़बड़ होगा बाधा उत्पन्न करेगा। तीसरा है आकांक्षा स्तर, लेवल ऑफ एस्पायरेशन। एस्पायरेशन मतलब आकांक्षा स्तर, व्यक्ति के लक्ष्य, व्यक्ति के यह प्रेरक जीवन लक्ष्य से ही संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई आकांक्षा, कोई ना कोई डिजायर, इच्छा होती है और वह इसी इच्छाओं और इसी आकांक्षाओं को पूरा करने में अग्रसर होते हैं। तो आकांक्षा स्तर भी व्यक्ति को खुद के जो है आपके प्रेरक का काम करता है, जो व्यक्ति को जीवन में लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ाता है, अग्रसर करता है, उसका आकांक्षा स्तर। समझ गए? चौथा है रुचि, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहने का मतलब है कि मानव व्यवहार में रुचि प्रेरक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये चीज़ें आकांक्षा स्तर हो गया, मतलब व्यक्ति को आकांक्षा कितना हो, जैसे नहीं होता है आकांक्षा, व्यक्ति नहीं सोचता है कि वो काश हम जीएनएम करके और हमें जो है बनना है नर्सिंग ऑफिसर। आकांक्षा मेरा क्या है? हमारा आकांक्षा यही है कि हम आगे चल के नर्सिंग ऑफिसर बने। तो कहीं ना कहीं हमें जब आकांक्षा है, लेवल है इस प्रकार का कि हम नर्सिंग ऑफिसर बने, तो नर्सिंग ऑफिसर नहीं तो कम से कम हम स्टाफ नर्स के भी एग्ज़ाम जरूर पास कर जाएंगे। तो आकांक्षा स्तर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आकांक्षा स्तर रखना चाहिए सबको, ठीक है। चौथा है रुचि। रुचि कहने का मतलब है कि व्यक्ति को इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जैसे ही घटेगा आपके कोई भी काम में मन नहीं लगेगा, कोई काम पूरा भी नहीं होगा। तो मानव व्यवहार में रुचि एक बहुत बड़ा प्रेरक का काम करता है। व्यक्ति को कार्य करने के लिए वही काम करना चाहिए जो जिसमें व्यक्ति को रुचि हो, क्योंकि रुचि व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह एक महत्वपूर्ण प्रेरक है जो व्यक्ति से खुद से रिलेटेड। देखते होइएगा जिस काम में आपको रुचि नहीं होगा वो काम कीजिएगा तो कभी उस काम में मन नहीं लगता। मन लगने का मतलब नहीं है क्या कि आपके अंदर उस काम के करने के लिए प्रेरणा नहीं जग रहा है, मतलब रुचि नहीं है। समझ गए? यही चीज़ें हैं। पांचवा है एटीट्यूड, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति कहने का मतलब है कि अनुकूल अभिवृत्ति व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है। क्या चीज़? अनुकूल अभिवृत्ति व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है एवं इसी के आधार पर वह ध्यान केंद्रित करता है, जबकि प्रतिकूल प्रवृत्ति जो है व्यक्ति को जो है बचना चाहता है। तो एटीट्यूड, अभिवृत्ति जो होता है, अनुकूल अभिवृत्ति व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है एवं इसी आधार पर वह अपना ध्यान केंद्रित करता है, जबकि प्रतिकूल प्रवृत्ति से व्यक्ति खुद को बचना चाहता है। समझ गए? तो अभिवृत्ति मतलब व्यक्ति के जो है ये चीज़ें है। अब व्यक्ति से खुद से रिलेटेड व्यक्तिगत तौर पर एक क्यूरियोसिटी होती है। समझ गए? क्यूरियोसिटी होती है। तो ये चीज़ें हैं। अब किसी भी व्यक्ति के अंदर काम करने के प्रति उत्सुकता रहेगा ही नहीं। आलसी आलसी रहेगा, बहुत ज़्यादा सैड सैड रहेगा। उसके अंदर उत्सुकता है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा जो है किसी काम को करने में मन लगेगा। अगर व्यक्ति के डर सा बना हुआ है, भय सा बना हुआ है, तो यह स्थिति व्यक्ति को जो है डरापन महसूस कराएगा और यह एक व्यक्ति को नीचे की तरफ जो है उसके लक्ष्य से दूर भेजेगा। तो यह प्रकार दो, उत्सुकता और भय दोनों एक प्रकार का जो है प्रेरक है जो व्यक्ति के खुद से रिलेटेड है। अगर उत्सुकता होगा
होगा तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, अगर भय होगा तो व्यक्ति अपने कामों से पीछे भागेगा। तो इस प्रकार से यह व्यक्तिगत प्रेरक हो गया खत्म। यहाँ पे टोटली इंग्लिश दिया गया है, ठीक है, टोटली यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं, तो आप आराम से इस इंग्लिश को कंप्लीट कर लीजिएगा जो इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, मोटिव्स हो गया, मोटिवेशन खत्म, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, समाज शास्त्र का अर्थ लिखकर परिभाषित कीजिए। समाज शास्त्र का क्या अर्थ होता है? तो मानव जीवन विशिष्ट विशेषता उसका सामाजिक रूप है। मानव जीवन चाहे वो शहर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे कहीं भी हो, वह उसका जीवन एक सामाजिक जीवन होता है, समाज में रहने वाला, ठीक है। मानव जीवन का विशेषता यह है कि उसका सभी जीवन समाज में ही व्यतीत होता है, ठीक है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसका स्वभाव व आवश्यकता उसे सामाजिक बंधनों से निर्माण हेतु प्रेरित करता है। देखिए, अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसका यह स्वभाव है, जिसका यह आवश्यकता है कि वह सामाजिक बंधनों के निर्माण हेतु प्रेरित करती है उसको, ठीक है। अब समाजशास्त्र होता क्या है? तो सोशियोलॉजी शब्द का उत्पत्ति लैटिन के सोसाइटस एवं यूनानी के लोगस से मिलकर हुआ है। सोसाइटस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी समाज का अध्ययन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का अध्ययन या समाज का विज्ञान। तो यही समाज शास्त्र आपका हो गया। समझ गए चीज़ों को? आगे चलिए। अब यहाँ पे है समाजशास्त्र का क्या परिभाषा है माय डियर। तो समाजशास्त्र का परिभाषा जानने के लिए आपको कुछ समाजशास्त्री के द्वारा दिए गए तर्क को जानना पड़ेगा। जैसे एलेफ वार्ड है, एलेफ वार्ड ने कहा कि समाजशास्त्र हमारा समाज का विज्ञान है, यानी समाज में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है। ये एलेफ वार्ड ने कहा। गिडिंसन के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वही चीज़ें है, समाजशास्त्र समाज में होने वाले वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। ये जो है एलेफ वार्ड और गिडिंसन के लगभग दोनों सेम है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये चीज़ों को समझना था, ठीक है। अब आगे है माय डियर, हमसे महत्व पूछेगा कि नर्सिंग के क्षेत्र में या नर्स के लिए समाज शास्त्र का क्या महत्व है। माय डियर, समाज शास्त्र जो है समाज समुदाय एक लोगों में आपसी अंतर क्रिया का शास्त्र है। मतलब समाज शास्त्र जो है समाज हो गया, समुदाय हो गया और लोग हो गया, यानी लोगों के बीच में जो है यह एक उसके अंदर होने वाले कामों का शास्त्र है। यानी समाज समुदाय और लोग इनके बीच के होने वाले अंतर क्रिया का एक शास्त्र है। वही नर्सिंग व प्रोफेशन है जो रुग्ण मतलब बीमार व्यक्तियों, परिवार, समुदाय को स्वस्थ रहने में सहायता करता है। यानी समाज जो है समाज का, समुदाय का और उनके बीच लोगों के कामों का अध्ययन करता है, ठीक है। जबकि नर्सिंग एक व्यवसाय है, प्रोफेशन है जो उस समाज में रहने वाले व्यक्ति, वहाँ के परिवार और वहाँ के समुदाय को स्वस्थ रहने में सहायता करता है नर्सिंग। तो नर्सिंग क्या है? प्रोफेशन है जो समाज, जो समुदाय, जो व्यक्तियों के परिवार को, रुग्ण व्यक्तियों को, रुग्ण परिवार को, रुग्ण समुदाय को स्वस्थ रहने में सहायता करता है समाज में, ठीक है। तो यही नर्सिंग का समाजशास्त्र में क्या महत्व है, एक एक करके चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। समाज शास्त्र देख लीजिए। समाज शास्त्र में नर्सेज को सामाजिक अंतर क्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। तो देखिए, समाज शास्त्र पढ़ने से नर्स जो होती है, नर्स को समाज के बारे में, समाज में होने वाले क्रियाओं के बारे में समझने में मदद मिलता है। तो समाज शास्त्र इसीलिए नर्स को पढ़ाया जाता है ताकि वह सामाजिक अंतर क्रिया को समझ सके, ठीक है। आगे है समाज शास्त्र का नर्स के लिए इस प्रकार महत्व है कि समाज शास्त्र से नर्स को अपने विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों के बारे में मरीजों से कम्युनिकेशन में मदद मिलती है। समाज शास्त्र के पढ़ने से अनेक प्रकार के सामाजिक पृष्ठभूमियों से मरीजों से कम्युनिकेशन में मदद मिलती है नर्स को, ठीक है। आगे है समाज शास्त्र समाज में जेंडर इशू मतलब लिंग के बारे में जो लोगों को त्रुटियां हैं, इशू जो है, गड़बड़ी है, सामाजिक वर्ग, सामाजिक असमानता व उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव समझने में मदद करता है। अब समाज शास्त्र के अध्ययन से समाज में जेंडर इशू जो है, सामाजिक वर्ग है, सामाजिक असमानता है, समाज का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों को समझने में मदद मिलता है। इसीलिए नर्सिंग में समाज शास्त्र का महत्व है। आगे है समाज शास्त्र से सामाजिक नीतियों के समाज पर प्रभाव को जानने में सहायता मिलती है। समाज शास्त्र से होता यह है कि सामाजिक यानी सामाजिक नीति मतलब सामाजिक कानून के बारे में, समाज पर क्या प्रभाव है इसके बारे में जानने में मदद मिलती है। यानी अगर हम समाज शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो समाज में क्या नियम कानून है लोगों के बीच में कैसे पता चलेगा, ठीक है।
समाजशास्त्र के अध्ययन से नर्स को सामाजिक समस्या जानने और समझने व उसके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव समझने में मदद मिलती है। समाजशास्त्र के पढ़ने से समाज में होने वाले समस्या उसको समझने और स्वास्थ्य पर इस समस्या का क्या दुष्प्रभाव है इसको समझने में मदद मिलती है। ठीक है, आगे है समाजशास्त्र से नर्स को मरीज के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन व उपचार में उसकी भूमिका जानने में मदद मिलती है। समाजशास्त्र के अध्ययन करने से नर्स को मरीज के जो सामाजिक जीवन है, जो सांस्कृतिक जीवन है, उसके तहत उपचार में भूमिका जानने में मदद मिलती है कि मरीज किस संस्कृति से आता है, किस समाज से आता है, उसका जीवन उसके समाज में, उसके संस्कृति में कैसा है और उसी अनुसार उससे देख रेख में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है समाजशास्त्र के प्रयोग से, ठीक है, समाजशास्त्र के प्रयोग से नर्स जो है सामाजिक रिसर्च कार्य सीखती है, जैसे साक्षात्कार करना, स्टैटिक लेना, थ्योरी विकसित करना। समाजशास्त्र के सहायता से नर्स जो है रिसर्च कार्य भी सीखती है कि समाज में कैसे लोगों का इंटरव्यू करना है, कैसे जो है आंकड़ा लेना है, स्टैटिक लेना है, कैसे जो है थ्योरी विकसित करना है। इसके लिए जो है आपको समाज में बहुत ज़रूरी होता है नर्स के लिए जानना। ठीक है, आगे है समाजशास्त्र नर्सिंग प्रोफेशनल को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करती है। अब समाजशास्त्र जो होता है नर्स को प्रोफेशनल स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करती है। ठीक है, आगे है मरीज के सामाजिक वातावरण में बदलाव कर रोगियों के उपचार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब नर्स को सामाजिक चीज़ों के बारे में इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि मरीज को, चूँकि बहुत सारे प्रकार के मरीज होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं, बहुत सारे पीड़ित व्यक्ति होते हैं, तो उनके लिए सामाजिक वातावरण बदलाव करके रोगियों को उपचार किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है उसी समाज में, जो व्यक्ति को उसी समाज में रहते हुए उसे उपचार दिया जाता है। तो ऐसे जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो उनके लिए जो है मेलुथेरेपी दिया जाता है, वातावरण परिवर्तन करके उनको उपचार किया जाता है। तो यह भी एक प्रकार से जो है आपको मदद करता है, व्यक्ति को यानी नर्स को मदद करता है कि समाजशास्त्र को जाने और उसका प्रयोग करके वह व्यक्ति के उपचार में मदद करे। ठीक है, आगे है समाजशास्त्रीय जानकारी से नर्स स्वयं, परिवार, समाज में एडजस्टेड करना सीखती है। नर्स का महत्वपूर्ण एक जरूरी चीज़ें है समाजशास्त्र को जानना, इसलिए क्योंकि वह समाजशास्त्र को जानकर स्वयं को, परिवार को और समाज में एक दूसरे से सामंजस्य बनाना सीखती है। ठीक है, तो यह 10 पॉइंट मैंने आपको बताया कि कैसे नर्स के लिए या नर्सिंग क्षेत्र में समाजशास्त्र का क्या महत्व है, इन चीज़ों को मैंने बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे टोटल जो है इंग्लिश में मैंने दे दिया है। देखिए नॉर्मल है, आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं। मैंने 10 पॉइंट लिखा, तो ऐसा नहीं है कि 10 पॉइंट जो मैंने सीरियल लिखा है वैसे ही लिखना है। आप 10 पॉइंट को 10वां को 1 पर लिख दीजिए, 8वां को 2 पर लिख दीजिए, 7वां को 3 पर लिख दीजिए। आप कहीं कोई पॉइंट लिखिए, ऐसा सीरियल नहीं है। आप खुद से भी पॉइंट जनरेट कर सकते हैं कि एक नर्स जो है सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ती है, उसका क्या उपयोग करेगी। तो आप खुद से भी लिख सकते हैं कि समाजशास्त्र पढ़ना एक नर्स के लिए क्यों ज़रूरी है और वह पढ़कर समाजशास्त्र के बारे में क्या करेगी अपने नर्सिंग क्षेत्र में। तो इस खुद से भी लिख सकते हैं, दिमाग लगा के। ऐसा ये प्रश्न था, समझ गए। लेकिन पूछता है अकेला 5 नंबर में भी पूछेगा और आपके लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया है। ठीक है, आप इंग्लिश वाले अगर हैं तो इंग्लिश में पढ़िए। अब एक प्रश्न इसी के साथ में आता है, जिस प्रकार से आप साइकोलॉजी के स्कोप देखे, ब्रांच देखे, उसी प्रकार से समाजशास्त्र के शाखा भी पूछता है कि समाजशास्त्र के विभिन्न शाखाओं का वर्णन करने। मतलब जिस प्रकार से साइकोलॉजी का अलग अलग साइकोलॉजी का क्षेत्र था, उसी प्रकार से समाजशास्त्र का भी अलग अलग अपना अपना ब्रांच है, अलग अलग क्षेत्र है। जैसे देखते होइएगा कि कपड़ा है, कपड़ा में बहुत सारे ब्रांड आता है, अलग अलग ब्रांडेड आता है कपड़ा। नाम सबका कॉमन क्लोथ ही है, कपड़ा ही है, बट कपड़ा में जीन्स होता है, कपड़ा में टोपी होता है, कपड़ा में भी जो है पैंट होता है, शर्ट पैंट होता है। ठीक है, अंडरवियर, मतलब तमाम तरह के जो है आपके कपड़ा होते हैं। तो उसी प्रकार से समाजशास्त्र में आपको अलग अलग समाजशास्त्र के क्षेत्र है। ठीक है, जिसको आपको अलग अलग देखना पड़ेगा, समझ गए। अब ये जो अलग अलग समाजशास्त्र है, इसको अलग अलग समाजशास्त्रों का क्षेत्र दिया गया है और उस समाजशास्त्र को उस क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रयोगात्मक समाजशास्त्र, एक्सपेरिमेंटल सोशियोलॉजी है। तो एक्सपेरिमेंटल सोशियोलॉजी का मतलब होता है कि समाज में अध्ययन करके तथ्य इकट्ठा करना, एक्सपेरिमेंट करना और समाज में एक ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करना जो समाज के लिए ज़रूरी हो। जैसे एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है? एक्सपेरिमेंट इसीलिए नहीं किया जाता है कि नए नए चीज़ों को लाया जाए, नए नए चीज़ों को खोजा जाए और लोगों के सामने लाया जाए, प्रस्तुत किया जाए।
तो प्रयोगात्मक समाजशास्त्र भी वही है कि समाज में वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को खोजा जाता है, ढूंढा जाता है, समझ गए, और उसका विश्लेषण करके लोगों के सामने लाया जाता है। तो ये हो गया प्रयोगात्मक समाजशास्त्र। दूसरा है व्यवहारिक समाजशास्त्र। व्यवहारिक समाजशास्त्र जो है व्यक्ति को क्या करता है, समस्या समाधान में, नीति निर्माण में, समाज कल्याण में, योजनाओं बनाने में आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो अप्लाइड सोशियोलॉजी एक ऐसा सोशियोलॉजी है जो व्यक्ति को समस्या समाधान, नीति निर्माण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, योजनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, इसीलिए इसे अप्लाइड सोशियोलॉजी या व्यवहारिक समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है। तीसरा है प्योर सोशियोलॉजी यानी विशुद्ध समाजशास्त्र। विशुद्ध समाजशास्त्र कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत जो है समाज की समस्या, वहाँ होने वाले परिवर्तन, वहाँ पे होने वाले व्यवस्था, संस्थानों से अध्ययन सामग्री को एकत्रित कर उसका अध्ययन किया जाता है तथा प्राप्त निष्कर्षों के सिद्धांत के रूप में समाज में प्रस्तुत किया जाता है। तो यह विशुद्ध समाजशास्त्र, प्योर सोशियोलॉजी। प्योर सोशियोलॉजी में समाज के क्या समस्या है, वहाँ कैसे परिवर्तन किया जाए, वहाँ पे कौन कौन से व्यवस्था है, तो इन तमाम चीज़ों को अलग अलग संस्थानों से अध्ययन सामग्री को एकत्रित किया जाता है और अध्ययन करके एक निष्कर्ष निकाला जाता है और समाज में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसीलिए इसे विशुद्ध समाजशास्त्र कहते हैं। चौथा है सोशल साइकोलॉजी यानी सामाजिक मनोविज्ञान। यह अध्ययन, जबकि सामाजिक मनोविज्ञान में समाज के समूहों को व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान कहने का मतलब है कि इसमें समाज में एक समूह में लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक समाज में गया और उस समाज में 20 लोग के व्यवहार का अध्ययन किया गया और उसमें पाया गया कि इस 20 लोगों में एक जैसे कितने लोग हैं अपने अपने व्यवहार का। तो यह एक समूह में अध्ययन करता है व्यवहार का, इसीलिए सामाजिक मनोविज्ञान कहा जाता है। पांचवा है ऐतिहासिक समाजशास्त्र। ऐतिहासिक समाजशास्त्र का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत पहले के समाज में क्या व्यवस्था था, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, समाज में क्या संबंध जो है पहले था, उसका संस्कृति कैसे था, वर्तमान में और भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यही ऐतिहासिक समाजशास्त्र होता है, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी का मतलब होता है कि इतिहास में यानी पहले के समय में समाज में क्या विशेषता था, क्या व्यवस्था, क्या परिवर्तन हुआ, क्या संबंध रहा एक दूसरे में, संस्कृति कैसा था और अभी कैसा है और आगे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन किया जाता है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में। ओके। छठा है माय डियर सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक मानवशास्त्र। सोशल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है सामाजिक मानवशास्त्र, यानी समाज में मानव का विकास कैसे हो, मानव का क्या अवस्था है, मानव के एक दूसरे के बीच क्या संबंध है। ठीक है। इन सभी चीज़ों को अध्ययन समाज में, समाज के निर्माण के लिए, सामाजिक अंतर संबंधों के लिए किया जाता है। यानी सामाजिक मानवशास्त्र यानी मानव के तमाम विकास, अवस्था, संबंध, उसका आगे का कैसे निर्माण हो चीज़ें, इन सब का अध्ययन व्यक्ति को समाज में किया जाता है, इसीलिए सामाजिक मानवशास्त्र कहते हैं। ठीक है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सातवां है सामाजिक अर्थशास्त्र। अब समाज में होने वाले क्रय विक्रय, नियम, कार्य प्रणाली, मांग, उत्पादन, वितरण, ये सब जो संस्थान होती हैं वह सोशल इकोनॉमी, सामाजिक अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में कहीं ना कहीं इतना सारा खर्च सरकार के द्वारा किया जाता है, तो ये कैसे किया जाता है। समाज में दुकान चल रहा है, लोग खाना पीना खाते हैं, खरीदते हैं, सामान फेर बदल करते हैं, तो ये सब कैसे चल रहा है। तो यह हमारे समाज में अर्थशास्त्र का अध्ययन करके पता किया जाता है कि कितना डिमांड है, कितना उत्पादन हो, कैसे इस पर रेगुलेशन, नियमन किया जाए, कैसे विकास किया जाए इसका। तो ये सामाजिक अर्थशास्त्र समाज में होने वाले क्रय विक्रय, नियमन, कार्य प्रणाली, मांग, उत्पादन, ये सब का अध्ययन करता है। ठीक है। आठवां है यहाँ पे शैक्षणिक समाजशास्त्र। अब इस शाखा के अंतर्गत समाज में विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थान होती है, कोचिंग, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, इन सब का क्या कार्य है, क्या महत्व है, क्या भूमिका है समाज में, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा शैक्षणिक का, तो इन सब का अध्ययन शैक्षणिक समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ओके। नौवां है औद्योगिक समाजशास्त्र। औद्योगिक समाजशास्त्र का मतलब होता है कि समाज में ही आपके बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयाँ होती है, जो मानवीय संबंध, जो आपके मानवीय समस्या, इससे क्या मतलब औद्योगिक से क्या फ़ायदा होगा व्यक्ति को, समाज में क्या नुकसान होगा समाज में, इन सब का अध्ययन इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। एंड 10वां है
चिकित्सीय समाजशास्त्र, मेडिकल सोशियोलॉजी। अब समाज में एक शाखा है चिकित्सकीय समाजशास्त्र। इसमें व्यक्ति के जो है मानव समूहों के क्या स्वास्थ्य समस्या है, क्या स्वास्थ्य के ज़रूरी है, उसका कैसे उपचार किया जाए, ठीक है। तो इन सब का अध्ययन मेडिकल सोशियोलॉजी में किया जाता है। ओके, आगे है 11वां है आपराधिक समाजशास्त्र, क्रिमिनल सोशियोलॉजी। क्रिमिनल सोशियोलॉजी कहने का मतलब है कि समाज में होने वाले घटित घटना, अपराध का क्या प्रकार है, इसका क्या कारण होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर, तो यह आपराधिक समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है इसका अध्ययन किया जाता है। तो यह आपराधिक समाजशास्त्र हुआ। तो इस प्रकार से मैंने आपको 11 ब्रांच बता दिया सोशियोलॉजी का। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रीड करना है कि 11 समाजशास्त्र कौन कौन सा है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको इसको बेहतर तरीके से पढ़ना है तो 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा तो भी आपको क्लियर होगा, वरना ऐसे मुंह देखने से कभी क्लियर नहीं होगा, समझ लीजिए। ऐसे वीडियो आप लोग तो देखते ही नहीं है, वो तो हम भी जानते हैं, बहुत कम ही लोग वीडियो देखते हैं पूरा का पूरा, बाकी लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं। कोई बात नहीं है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।